नमस्कार सभी लोगों को, स्वागत है आप लोगों का आज की इस वीडियो में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं CNT एक्ट 1908 के बनने की प्रक्रिया को। आज हम छठी क्लास में पहुंच चुके हैं और अब हम आगे जानते हैं। इसके पहले तक हमने पढ़ लिया है रेगुलेशन 13 ऑफ 1833, जिसमें हमने विल्किंसन रूल के बारे में जाना। प्रिमोगेनीचर जो परंपरागत नियम होते हैं वो हमने समझा था, और टैक्सेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हो पाया, बहुत ज़्यादा टैक्स आ नहीं पाया था, इस बात को हमने समझा था। इसलिए क्या किया गया 1854 में 1854 में क्या किया गया। 1854 में जो एरिया था साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी, इसको नॉन रेगुलेशन डिवीजन बना दिया गया था। नॉन रेगुलेशन डिवीजन बना दिया गया इसको, और एक जेल की स्थापना की गई थी, ये हमने पढ़ लिया था। अब हम आगे देखते हैं। इसके बाद एक एक्ट आता है जो मैंने बताया था कि आगे जाकर हम लोग इसे पढ़ेंगे, वो है रेगुलेशन 20। रेगुलेशन 13 तक हमने देख लिया था। रेगुलेशन 20 जो आता है वो 1854 में आता है, और इसके आते के साथ क्या होता है कि आपका रेगुलेशन 13 ऑफ 1833 ये भंग हो जाता है। ये सीधे सीधे भंग हो जाता है और फिर नया ही रूल चालू हो जाता है, जिसको रेगुलेशन 20 ऑफ 1854 कहा जाता है। आप देख पाएंगे ये बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत वाला एरिया है, यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ये देखिए यहाँ पर है साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी। इतने बड़े एरिया में साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी काम करती थी। ये वाला साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी का एरिया था। तो यहाँ पर जितने भी जिले थे उन सारे जिलों को क्या किया गया, साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी को ही समाप्त कर दिया गया। ये वाला जो साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी आप देख पाएंगे, यहाँ पर साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी है, ये वाला एरिया। और साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी को समाप्त करते के साथ कि शुरुआत में ही हमने देखा था कि जमीनों को किसने साफ किया था, मुंडाओं ने जमीन को साफ किया था। और मुंडाओं ने मुंडाओं के थे मानकी क्या थे, हेड थे पढ़ा के। आप इसके पहले वाले आपने लेक्चर्स देखे होंगे तो उसमें आपको याद होगा कि मुंडाओं के हेड को मानकी कहा जाता था, पढ़ा के हेड जो हुआ करते थे। विल्किंसन साहब ने कि कुछ अपने जो कागजात थे, कुछ मानकियों को क्या किया गया, जमीन का पेपर बना के दे दिया गया। बोला गया कि आपने जो ये जमीन, इतनी बड़ी जमीन को जो साफ किया, इस जमीन का ये पेपर है और ये आपको सौंप दिया जाता है। इस तरह से इसे सौंप दिया गया। इसको सौंपते के साथ कुछ लोगों को, जो कुछ मानकियों को दिया गया, मान के चलिए ये जमीन, ये जमीन, ये जमीन, इस तरह से कुछ जमीन के कागजात दे दिए गए। तो जमीन पे अधिकार हो गया, क्योंकि पेपर जब आपके हाथ पे आ गया और सरकार ने ही दिया है पेपर, तो जब पेपर आपके हाथ में आ गया तो इस पर आपका अधिकार हो गया। अधिकार होते के साथ कुछ लोग क्या हो गए, मानकी क्या थे, जो मानकी थे वो तो पढ़ा के हेड थे। और पढ़ा क्या था, कलेक्शन ऑफ विलेजेस। वो एक कोई छोटी सी जगह तो थी नहीं, वो तो छोटे छोटे खुटकटीदार गांवों का संग्रह हुआ करता था। मानकी जो थे, मानकी वो अब क्या बन जाएंगे, वो जमींदार बन जाएंगे, क्योंकि उनके अंडर में पहले से भी बहुत सारे गांव थे और अब उन्हें पेपर में दे दिया गया विल्किंसन साहब के द्वारा। तो विल्किंसन ने जब इन्हें पेपर दे दिया तो ये जमींदार बन गए, और ये जमींदार अंग्रेजों के ही जमींदार बन गए। क्योंकि मैंने बताया था कि जो पढ़ा के हेड हुए मानकी, ये पढ़ा है तो नीचे छोटे छोटे बहुत सारे गांव को मिलाकर एक पढ़ा बनाया जाता था, जिसके हेड को मानकी कहा जाता था। अब मानकी को जैसे ही पेपर मिल गया कि इस गांव का पेपर, इस गांव का, इस गांव का, इस गांव का, सारे गांवों का पेपर दे दिया गया, तो ये क्या हो गया, ये जमींदार बन गए। जमींदारी के बाद टैक्सेशन भी खूब वसूला जाने लगा, क्योंकि टैक्स वसूलना ही मेन मोटो था आपके अंग्रेजों का। तो टैक्स कलेक्शन भी बहुत ज्यादा जोरों शोरों से होने लगा। यहाँ पर विल्किंसन साहब की दो गलती मानी जाती है। विल्किंसन के द्वारा दो गलती हुई। सबसे पहला तो ये जो जमींदारी व्यवस्था जो बना दी गई, मानकी को जो जमींदार बना दिया गया, इसे एक पहली गलती मानी जाती है। और दूसरी गलती मानी जाती है, जमींदारों ने अपनी सुरक्षा के लिए जमींदार पुलिस रखना शुरू कर दिया। जमींदार पुलिस जब रखने लगे
तो यहाँ पे विवाद शुरू हो गया। जमींदार पुलिस रखने के बाद अपने हिसाब से मानकी अपने नीचे वाले गांव पर जुल्म करने लगे और जबरदस्ती का टैक्स कलेक्शन शुरू हो गया। तो यहाँ पे शोषण शुरू हो जाता है। मानकी तो यहाँ जमींदार बन के बैठ गए। मानकी जब जमींदार बन जाते हैं, मानकी बन गए जमींदार। जमींदार बनने के बाद ये क्या करते हैं कि ये तो अंग्रेजों के करीबी हो जाएंगे, इन्हें तो कोई बहुत ज्यादा है नहीं, लेकिन मानकी के नीचे जो गांव है छोटे छोटे, इनका तो शोषण शुरू हो जाएगा। अब ये शोषण के विरुद्ध कहां जाएंगे? शोषण के विरुद्ध जाएंगे कोर्ट में। अब कोर्ट में जो भाषा बोली जाती थी वो थी हिंदी। कोर्ट की जो भाषा थी वो हिंदी थी, और जो वकील हुआ करते थे उस समय जानकार, वो उस एरिया के थे नहीं, तो उन्हें दीकू कहा जाता था। दीकू मतलब होता है बाहरी लोग, जो आपके कम्युनिटी से बाहर के लोग हैं। द पीपल हु आर फ्रॉम आउटसाइड योर कम्युनिटी आर कॉल्ड दीकू। द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट वॉज हिंदी, इसलिए जो वकील थे उस समय उनके हिसाब से वो दीकू थे। और दीकू जो बाहरी लोग होंगे वो क्या चाहेंगे, उनके पास बहुत ज्यादा वो अपने आप को रिलेट नहीं कर पाएंगे उस जगह के लोगों के साथ, उस जगह के ट्राइब्स के साथ, और उनके लिए क्या होगा, न्याय पाना बहुत मुश्किल होता चला जाएगा। इसलिए जो मुंडा थे जिनका शोषण शुरू हुआ था, वो क्या होगा, अपने केसेस हारते चले जाएंगे। वो केस अपना हारना शुरू कर देते हैं। केसेस का जो उनका जो सक्सेस परसेंटेज है वो गिरने लगता है, क्योंकि उनके पास तो किसी तरह का कोई पेपर ही नहीं है। ये वास्तव में किसकी जमीन है इसका पता लगाना पूरी तरह से अब कठिन होता चला है, क्योंकि आपने शुरुआत में पढ़ा है कि जमीन को एक ग्रुप ने साफ किया था, और जो जमीन थी वो किसी एक व्यक्ति की थी नहीं। लेकिन अब यहाँ पे जमीन के दावे की बात की जा रही है। जमीन है किसका, यहाँ पे जमीन में दावा किया जाने लगा है। तो दावा किए जाने के लिए पेपर चाहिए, और पेपर तो है नहीं किसी के पास। इसलिए अब इसके बाद क्या होगा, पेपर बनवाने की तरफ कदम बढ़ाया जाएगा, क्योंकि अब इसके बाद है कि हमें दावा की तरफ हम बढ़ चुके हैं। अब हमारी जमीन है, अब हमें अपने पोजीशन में चाहिए, अब हमें चाहिए जमीन, और ये जमीन मेरी है कहने के लिए हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो फिर पेपर, और ये पेपर बनवाने के लिए फिर क्या किया गया कि लाला लोकनाथ शाही एक व्यक्ति हुआ करते हैं, लाला लोकनाथ शाही, इनके नेतृत्व में शुरू होता है निर्माण भूइंहरी जमीन को रजिस्टर में दर्ज करने का। ये 1858 में भूइंहरी जमीन को रजिस्टर करने का प्रयास शुरू होता है। तो आप याद इस तरह से रखेंगे कि 1857 में हुई थी क्रांति, और क्रांति के बाद कुछ बदलाव होंगे, और बदलाव जो हुआ है वो यही था कि लाला लोकनाथ शाही ने प्रयास किया कि हमारी जो जमीन है वो अब इसमें दर्ज हो जाए, एक रिकॉर्ड्स बन जाए, जमीन के रिकॉर्ड्स इस तरह से बनाकर रख दिया जाए। रिकॉर्ड ऑफ राइट्स बनाने की तरफ लोग अब प्रयास करेंगे, क्योंकि अब उन्हें अपना अधिकार चाहिए, अब अपना जमीन का पेपर चाहिए, एंड दे विल आस्क फॉर देयर पोजेशन ऑफ देयर लैंड। इसके बाद जब कोशिश की जाएगी पेपर बनवाने की तरफ, लोग पेपर बनाने की तरफ आगे बढ़ेंगे कदम। तो रेगुलेशन एक्ट 20 में हमने ये देखा कि साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी को समाप्त करके मुंडा एवं मानकियों को ही जमींदार बनाया गया, और जमींदार बनाने के बाद कुछ लोगों को पेपर दिया गया जिसमें कि अधिकार हो गया, शोषण शुरू हुआ और टैक्स कलेक्शन शुरू हो गया। यहां पर अंग्रेजों ने जो अपनी नीति अपनाई थी कि मुंडा और मानकियों को ही जमींदार बना दिया और उनसे ही टैक्स वसूल कराना शुरू कर दिया था। बाद में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें रिकेट्स साहब ने कहा था, एक रिकेट्स नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि जमींदारी पुलिस व्यवस्था को समाप्त कीजिए और इसके बाद क्या है, सरकारी पुलिस व्यवस्था बनाइए। सरकारी पुलिस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उनके द्वारा कहा गया कि सरकारी पुलिस व्यवस्था बनाइए। तो रेगुलेशन 20 में यही हुआ कि आपका पहला प्रयास 1858 में पेपर बनवाने की तरफ शुरू हुआ, यानी रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। जमीन के ऊपर किसके राइट्स हैं, रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स बनाने की तरफ लाला लोकनाथ शाही के नेतृत्व में प्रयास शुरू होता है। यह काम आपका 1858 ईस्वी में होता है, ध्यान में आप रखेंगे। इसके बाद 1858 के बाद एक कानून आता है 1859 में, दीवानी कानून संहिता।
दीवानी कानून संहिता जब आता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जो जस्टिस है, जस्टिस के क्षेत्र में यानी कि न्याय के क्षेत्र में क्रांति आ जाती है, क्योंकि न्याय पाने की जो रास्ता था उसको बहुत ही आसान बनाया गया। और आप जानते हैं कि 1848 ईस्वी में ही डेप्यूटी कमिश्नर की नियुक्ति की जा चुकी थी, जिसे डीसी कहा जाता है, जो डेप्यूटी कमिश्नर अभी भी मौजूद है। और 1859 में आया दीवानी कानून संहिता। तो 1848 में डेप्यूटी कमिश्नर की नियुक्ति की जा चुकी थी और कमिश्नर आपके आ चुके थे रेगुलेशन 13 ऑफ 1833 में। ये जब एक्ट आया तो इस एक्ट का एक धारा है, इस एक्ट में एक धारा लिखी गई है जो है धारा 8। धारा 8 क्या बोलता है, 1859 में दीवानी कानून संहिता के एक्ट 8 में लिखा गया है, मतलब धारा 8 में लिखा गया है इस एक्ट के कि द नो सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल टेक प्लेस विदाउट द सैंक्शन ऑफ द कमिश्नर। यहां पर एक प्रतिबंध लगाया गया, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि जमीन का जो हस्तांतरण होगा किसी भी परिस्थिति में बिना कमिश्नर के परमिशन के नहीं होगा। मतलब आपको कमिश्नर का परमिशन यहां पर अनिवार्य कर दिया गया। कमिश्नर का परमिशन सबसे ज्यादा जरूरी कर दिया गया कि कमिश्नर का परमिशन नहीं होगा तो आप उसको नहीं ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब बेच नहीं सकते। सीधी सी बात है, अगर ए के पास ये इस जमीन का राइट्स है और बी को इस जमीन का राइट्स चाहिए तो या तो कुछ पैसे देकर खरीदते हैं। अभी भी आप देखेंगे तो इस जमीन के ऊपर राइट्स के लिए जो आपके खूंटकट्टी जमीन हुए उन सभी के राइट्स के लिए यहां पर कमिश्नर को घुसा दिया गया। बिना कमिश्नर के परमिशन के आप इसको नहीं इधर से उधर कर सकते हैं, ये इसको बहुत जरूरी कर दिया गया। इसको आप ध्यान में रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दीवानी कानून संहिता आपका 1859 में आया, जिसमें आपको एक एक्ट डाला गया इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में कि इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन नॉट बी सोल्ड विदाउट द सैंक्शन और विदाउट द परमिशन ऑफ द कमिश्नर। भूमि की बिक्री के लिए कमिश्नर की अनुमति को आवश्यक कर दिया गया। इसके बाद एक एक्ट आता है जो कि 1862 में एक एक्ट लाया जाता है जिसमें कि क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट, जिसको कहा जाता है सीपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जो 1862 में आया। इसमें धारा 25 आई जिसमें यह कहा गया, इसकी जो धारा 25 है वो यहां लागू किया गया और जितने भी जमींदार थाना थे, जमींदारी थाने, इन सबको हटाया गया। जमींदारी थानों को हटा दिया गया। यह डिसीजन लिया गया कि जो भी जमीन है उसके खाते खोले जाएं। जमीन के खाता खोलने का निर्णय इसी एक्ट के तहत लिया गया जब 1862 में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड लागू किया गया। तो इसके एक्ट 25 के तहत यहाँ पर जमींदारी थानों को हटा दिया गया और जमीनों जो कि खेती करने के लायक थी या फिर अन्य किसी प्रकार के जो खेत थे उसको खाता खोलने का निर्णय लिया गया। और यहीं पर तय किया गया कि जिस जमीन पर आप 20 वर्षों से जमे हुए हैं, जिस जमीन पर आप 20 वर्षों से जमे हुए हैं, यानी कि या तो उस जमीन पे आपने बाउंड्री कर रखा है या उस जमीन पे आप खेती करते हैं या वो आपके कब्जे में होनी चाहिए, किसी भी प्रकार से आपके कब्जे में होगी तो वो जमीन उसी आदमी का हो गया, ये मान लिया गया। मतलब सीपीसी जब लागू हुआ 1862 में, इसकी धारा 25 से थाने हटा दिए गए, जमींदारी थाने हटा दिए गए। जमींदारी थाने हटाने के बाद यहीं पर तय किया गया कि सभी खेतों का अब खाता खोला जाएगा, यानी कि जमीनों का, खेतों का खाता खोलने की बात की गई। अभी भी आप देखते हैं, जब जमीन के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे तो आप देखते हैं कि खाता और प्लॉट बोला जाता है। जैसे आपका 25 खाते के अंदर 265वां नंबर प्लॉट आपका है। मतलब एक एरिया जब है, मान के चलिए एक एरिया मतलब एक गांव है, गांव नंबर ए। इस गांव के पूरे इस एरिया को अगर मान लीजिए हम एक खाता नंबर 1 में डालते हैं तो एक के अंदर हम देखेंगे कि उस समय कितने प्लॉट्स हैं। मान के चलिए इसका प्लॉटिंग इस तरह से किया हुआ है, इस तरह से जमीन की प्लॉटिंग की गई है।
तो इस तरह से जमीन में अगर खेती की जा रही हो, मेरे कब्जे में इतनी जमीन है, इसके कब्जे में इतनी है, इतनी, तो सारे लोगों का खाता नंबर 1 रहेगा और इसके प्लॉट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से प्लॉट नंबर दिया जाएगा। तो ये डिसीजन लिया गया 1862 में, जब सीपीसी आ गई और जमींदारी थानों को हटाया गया और खेतों का खाता खोलने के बारे में डिसीजन लिया गया। यहीं पर 1867 में जो यहाँ का टैक्सेशन था, टैक्स कलेक्ट करने के लिए, टैक्सेशन सिस्टम के लिए, टैक्सेशन करने के लिए, टैक्स कलेक्ट करने के लिए यहाँ पे पहली बार पारित होता है छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट यहीं पर सबसे पहले पारित हुआ था 1867 में। और इसी को आगे चल के हम लोग मॉडिफाई करते हैं, जो 1908 में जाने के बाद और भी जो प्रावधान आते चले जाएंगे। अभी तक आपने बहुत सारे प्रावधान देख लिए हैं और आगे चल के जितने भी प्रावधान आते चले जाएंगे वो सीएनटी एक्ट 1908 में जुड़ जाते हैं। यहां पर रैयतों को अभी भी परिभाषित नहीं किया गया है, रैयत कौन होंगे। आप जब एक्ट के बारे में पढ़ेंगे तो आपको ये शब्द दिखाई देंगे, इस तरह की शब्दावलियां आएंगी, इस तरह के वर्ड्स यूज होंगे कि रैयत कौन है, हु आर द रैयत्स। सो रैयत यहाँ पे डिफाइन नहीं हुआ, सिर्फ क्या किया गया, द पीपल हु हैव ऑक्यूपाइड द लैंड फॉर 20 ईयर्स, जिन्हें 20 वर्षों तक जो जिस जमीन पे कब्जा करके रखे हुए हैं, सरकार ने क्या किया कि वो जमीन अब आपकी हो गई और उसका पेपर बना के और बोल दिया गया कि ये लीजिए, अब ये आपकी जमीन हो गई, क्योंकि आपने 20 वर्षों तक इस पर कब्जा कर रखा है। यू हैव ऑक्यूपाइड दिस लैंड फॉर योर ओन पर्पस फॉर एटलीस्ट 20 ईयर्स। 1867 में आपका सीएनटी एक्ट पहली बार लागू किया जाता है। सीएनटी एक्ट आता है, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट आता है 1867 में, और इसी में जो रैयतों को डिफाइन करने की बात थी, तो रैयत यहाँ पर डिफाइन होते नहीं है और आपको कहा जाता है कि आप 20 वर्षों तक अगर आपका कब्जा है तो ये जमीन आपकी है। यहाँ पर सीएनटी लाया गया 1867 में पहली बार। इसके बाद बहुत ही छोटे छोटे एक्ट्स बहुत पारित किए गए। सारे एक्ट्स की कोशिश यही थी कि किस तरह से हमारा टैक्सेशन बढ़े। अंग्रेज चाहते थे कि हमें टैक्सेशन बढ़ाना है, और हम क्या चाहते थे, हमारा चाहना क्या था कि हमें डिफाइन कर दीजिए, डिफाइन कीजिए कि हम कौन हैं। मुंडा कहते थे कि खूंटकटीदार जमीन है, जो खूंटकटी जमीन है वो कौन, किस जमीन को कही जाएगी। इसी तरह मझियस जमीन के बारे में भी झगड़ा चल रहा था कि मझियस जमीन क्या है। मझियस यही वो जमीन होती है जो जमींदारों की जमीन को मझियस कहा जाता है। तो मझियस जमीन के बारे में भी विवाद चल रहा था। इसी बीच में आप देखेंगे कि 1888 में लोहरदगा म्यूनिसिपैलिटी का गठन होता है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। याद रखेंगे आप, 1888 में लोहरदगा म्यूनिसिपैलिटी का गठन होता है और समय समय पर अलग अलग एक्ट्स लाकर यहाँ जो टैक्सेशन की समस्या थी उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाती रहती है। 1902 में एक फिर सर्वे कराया जाता है 2 में, जब आप जानते हैं कि मुंडा उलगुलान हो गया था, जिसे मुंडा रिवोल्ट कहते हैं। तो मुंडा रिवोल्ट के बाद 1902 में राइट्स ऑफ रिकॉर्ड्स तैयार करने की शुरुआत कर दी गई, और यहाँ पर राइट्स ऑफ रिकॉर्ड्स बना क्योंकि आप जानते हैं कि मुंडा रिवोल्ट छोटा रिवोल्ट नहीं था। मुंडाओं का जो रिवोल्ट था उलगुलान, ये काफी बड़ा रिवोल्ट था। उलगुलान जो किया था वो बहुत बड़ा था। इसी को लेकर जो शुरू में जो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट आया था उसको 1903 में भी जाकर अमेंड किया जाता है। 1903 में इसको जो अमेंडमेंट किया जा सकता था वो किया जाता है, जिसमें कि अलग अलग तरह से परिभाषा दी जाती है। और फिर 1905 में फिर से इसे परिभाषित किया जाता है, जिसमें पहली बार टीनेंट कौन है, हु आर द टीनेंट्स, टेनेंसी क्या होगी, इसी तरह खूंट कट्टीदार कौन होंगे, उसी तरह खूंट कट्टीदार रैयत कौन होंगे, उसी तरह भूइहर रैयत कौन होंगे, इन सबको परिभाषित किया गया। – 1905 में जो अमेंडमेंट आया, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट का अमेंडमेंट आया, जिसमें कि धारा 5 को परिभाषित किया गया। इसमें
एक मुंडा अनुमंडल भी बनाया गया था, जिसे जो खूंटी, अभी जो खूंटी जिला के नाम से है, उस समय ये मुंडा अनुमंडल के नाम से 1905 में बनाया गया था। ये क्यों हो रहा था? क्योंकि ये मुंडा रिवोल्ट जो हुआ, मुंडाओं का उलगुलान जो हुआ, उसके बाद अंग्रेजों को लगा कि अब हमें संशोधन करना ही पड़ेगा। 1903 में संशोधन हुआ, 1905 में संशोधन हुआ, जिसमें टीनेंट, टीनेंसी, खूंटकटीदार रैयत, इन सभी को परिभाषित किया गया। मुंडा अनुमंडल भी बनाया गया, जिसको खूंटी कहा गया। और इन सब प्रयासों के बाद अंततः आगे चल के बनता है, इन सब प्रयासों के बाद अंततः आगे चल के सीएनटी एक्ट 1908 हमारा बन के तैयार होता है। सीएनटी एक्ट बनाने की सारी प्रक्रिया हमने कवर कर ली है, और छोटी छोटी जितने भी एक्ट्स है हमने उसे समझा। आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लेंगे, और जितने भी वीडियोस मैंने इसके पहले भी दिए हैं उसको भी आप समझ लेंगे। इसके बाद से हम शुरू करेंगे सीएनटी एक्ट 1908 की परिभाषाओं के बारे में, और इनकी धाराओं को हम समझेंगे। एक ओवरव्यू मैं दे देता हूं। इसमें कुल 19 अध्याय हैं, मतलब 19 चैप्टर्स, और 271 धाराएं। दो सौ 71 धाराओं से बना हुआ है। ये समझ लीजिए भारत का संविधान के जैसा है एक सीएनटी एक्ट, छोटा सा 1908। आप समझ सकते हैं कि इसको लेकर कितना विवाद रहा होगा कि 271 धाराओं का एक कानून बनाया गया सीएनटी एक्ट 1908 बताते हुए, और इससे कोशिश की गई कि इस क्षेत्र में, जो झारखंड के क्षेत्र है, यहाँ पे मुंडाओं के द्वारा जो बार बार रिवोल्ट हो रहा है और ट्राइब्स के द्वारा, इसको किस तरह से सप्रेस किया जा सके, किस तरह से दबाया जा सके। तो नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे जो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 है, उसकी धाराओं और चैप्टर्स को, और एक एक करके उसको समझेंगे और पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज क्लास। कीप लर्निंग एंड स्टे मोटिवेटेड।